But I would say कि more than your books, in mains, the whole key game is about revision and recalling. तो आप रिवाइज और रिकॉल कैसे करें इजीली, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने छोटे छोटे नोट्स अपने बना के गई थी, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आपके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है बिफोर योर फाइनल मीन्स पेपर दैट यू राइट, और उस 1 घंटे में GS 1, 2, 3, 4 सबका सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आप रिवाइज नहीं कर सकते इफ़ यू टेक दोज बुक्स अलॉन्ग विद यू. तो मैंने वो नोट्स ऐसे बनाए थे कि वो 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर पाऊँ सभी नोट्स. तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर की वर्ड पे एक पेज पे लाइक हाफ ऑफ एन A4 साइज शीट मैंने वो कीवर्ड्स मेंशन कर लिए थे कि इफ दिस टॉपिक कम्स आई एम गोइंग टू मेंशन ऑल दीज कीवर्ड्स एंड दीज टॉपिक्स. पॉइंटर्स मैंने बना लिए थे बहुत छोटे से, एंड थोड़ा स्पेस छोड़ रखा था कि अगर कुछ और न्यूज़ आती है तो आई विल एड अप ऑन इट. सो दिस इज हाउ आई मेड वेरी शॉर्ट नोट्स. एक छोटी सी बुकलेट बन गई थी मेरी खुद की डायरी. Hey everyone, welcome to KMLT with Toppers, an initiative by an academy. और मैं हूं आपका दोस्त, आपका एजुकेटर अमन शर्मा. आई एम द फैकल्टी ऑफ करंट अफेयर्स एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑन अकेडमीज प्लस प्लेटफॉर्म. आज हमारे साथ जो गेस्ट हैं, उन्होंने पहले ही प्रयास में अपनी मम्मी का सपना पूरा किया है. सो लेट अस वेलकम अदिति वार्ष्णे, ऑल इंडिया रैंक 57 ऑन आवर प्लेटफॉर्म. वेलकम अदिति. थैंक यू. आई होप यू आर डूइंग गुड. मतलब अच्छा चल रहा है. Yes. एक्साइटेड? वेरी मच. जब आपने वो PDF देखा और अपना नाम देखा, उस समय क्या माहौल था, क्या फीलिंग थी उस समय? जब क्योंकि हमें पता था रिजल्ट आज या कल में आने वाला है, तो एंजाइटी तो बहुत ज़्यादा थी. ग्रुप्स में मैसेजेस हो रहे थे. तो मैंने अपने आप को एक अलग एक रूम में बैठी हुई थी मैं, कि जब रिज़ल्ट आएगा मैं पहले खुद चेक करना चाहूँगी. तो मेरी मम्मी आ गई थी उस वक्त रूम में. उन्हें पता था कि मैं बहुत एंशियस हो रही हूँ, तो वो बैठी थी और एकदम से रिज़ल्ट पॉपअप हुआ व्हाट्सएप ग्रुप पे. और मैंने जब देखा, उसमें मैंने डायरेक्टली सर्च कर लिया था नेम. तो व्हेन इट केम टू रैंक 57, आई कुडंट बिलीव माई आईज. तो मैंने ऑलमोस्ट वो 4-5 बार वो PDF दोबारा से अलग अलग तरीके से कहीं वेबसाइट पे जाके खोला, फिर 3-4 बार. एंड देन व्हेन आई फाइनली believed कि this was my name and my roll number, only then I told my mother and my family members. It was a very, very beautiful moment for me. What was your inspiration in whole journey? I think since I had decided for very, very early that I want to appear for this exam, and there was many instances during my life where I actually wanted to serve as an administrative officer. So that kept me self-motivated. I mean, all those experiences had kept me self-motivated, and on top of that, my family, they were always there to, pull me up from all the lows that I had. So the family support and my internal self-motivation kept me inspired throughout this entire journey. Great. So ये आपका फर्स्ट अटेम्प्ट था जी. तो आपने अपनी प्रिपरेशन मतलब कब से स्टार्ट करी और किस तरीके से अपनी प्रिपरेशन को आगे बढ़ाया? मैंने जब मैंने ग्रेजुएशन लिया था, सो आई ग्रेजुएटेड इन BA ऑनर्स सोशियोलॉजी. तो जो मेरा ऑप्शनल सब्जेक्ट भी सोशियो था, तो जनरली ग्रेजुएशन के टाइम पे वो थोड़े कॉन्सेप्ट्स बिल्डिंग वाला जो पीरियड था वो, तो उस दौरान मैंने थोड़े अपने कॉन्सेप्ट्स एक तरीके से बेस अपना रेडी कर लिया था. एंड उसके बाद जब मैंने ग्रेजुएशन किया 2021 में, after that I started full-fledged 1-year preparation for civil services, and उस पूरे 1 साल में मैंने from scratch I started, and after that year I gave my first prelims last year, and here I am. So मैंने अभी जब हम लोग डिस्कस कर रहे थे जी, तो आपने बताया कि आपने मास्टर्स ज्वाइन कर ली थी, एंड देन यू लेफ्ट योर मास्टर्स टू परस्यू कि नहीं मेरे को सिविल सर्विसेज करना है. जी. तो उस समय वो क्या माइंडसेट था? क्योंकि बहुत सारे बच्चे होते हैं जो कि मास्टर्स करने जा रहे होते हैं, सोचते हैं करें कि ना करें. तो उस समय आपके ब्रेन में क्या था कि आपने वो मास्टर्स लीव करके सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन में आए? यस. मेरा मास्टर्स का एडमिशन आई थिंक नवंबर 2022 में आई गॉट इनटू दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स. तो वहाँ पर कोर्स काफ़ी अच्छा था, मुझे काफ़ी इंटरेस्ट भी आता था सोशियोलॉजी में, बट आई रियलाइज कि वो कोर्स थोड़ा रिग्रेस हो गया था मेरे लिए, एंड आई हैड टू बी
प्रेजेंट एट बोथ द प्लेसेस, एंड फिर उसकी वजह से मेरा प्रिपरेशन थोड़ा सा अफेक्ट हो रहा था. बट सिंस आई हैड माई प्रायोरिटीज़ वेरी सॉर्टेड फ्रॉम द बिगिनिंग, I decided that I will not let my preparation get affected with due to my master's course. Although I didn't want to leave it, but since I couldn't do both of them, I couldn't do justice to both of them. So I decided that I would quit my master's and I would put for my full attention to my prelims, which was approaching in another 3 months. तो मतलब आपने जो प्रीलिम्स की जो तैयारी है वो सिर्फ 3 महीने के अंदर ज़्यादा फोकस होके करी. हाँ जी, बिकॉज प्रीलिम्स एक ऐसा स्टेज है जहाँ पर आपको रिटेन करने होते हैं बहुत सारे फैक्ट्स. तो वो फैक्ट्स आप बहुत टाइम के लिए रिटेन नहीं कर सकते. तो मैं ये मानती हूँ कि अगर आप पूरे साल भर मैराथन जर्नी अपनी चलते हैं, तो टुवर्ड्स द एंड यू नीड टू जस्ट पुश अप अ लिटिल, एंड वो थोड़ा स्प्रिंट का माहौल हो जाता है प्रीलिम्स के पहले. तो मेरा ये मानना है कि 1 या 2 महीने काफ़ी हैं जब आप प्रीलिम्स के लिए फुल फ्लेजेड अपना अटेंशन दे सकते हैं. तो प्रीलिम्स की बात करें, प्रीलिम्स में 2 पेपर होते हैं, GS1 GS2. जी हाँ. तो GS1 की आपने क्या प्रिपरेशन करी, उसमें कौन कौन सी बुक्स थी आपने प्रिपेयर करी, या आपने कहीं से गाइडेंस ली हो उस दौरान? जी, सो GS1 के लिए मेरा सबसे पहले मोटिव यही था कि मैं अपना सिलेबस पहले कवर करूँगी स्टैटिक, क्योंकि मेरे पास टाइम कम था. तो मैंने अपने जितने कोचिंग के नोट्स थे उनको कंपाइल किया ताकि मैं अपनी बाउंड्रीज एक सेट कर सकूं, ताकि मुझे इसके बियॉन्ड नहीं जाना. बिकॉज एंड में होता ये है कि हमारे पास बुक्स पे बुक्स अब बताते रहते हो कि इस सब्जेक्ट के लिए ये भी बुक्स आप कवर कर सकते हो. सो आई हैड डिसाइडेड कि आई विल कवर जस्ट दिस मच, पॉलिटी, लक्ष्मीकांत एंड ऑल दो स्टैंडर्ड बुक्स. सो व्हेन यू मेंटेन दैट बाउंड्री, आपको ईजी हो जाता है कि आप उसी में से को उसी सब्जेक्ट को उसी पोर्शन का बार बार रिवाइज करते हैं. तो मैंने स्टैटिक उस तरीके से बार बार रिविजन किया, एंड अलॉन्ग विद दैट मैंने न्यूज़पेपर रीडिंग पे ज़्यादा फोकस था मेरा ऑल थ्रू आउट द ईयर. तो मेरे पास वो नोट्स बने हुए थे, मैंने उनको रिवाइज किया एट द एंड. एंड मैंने एक पर्टिकुलर एक जगह से मैंने करंट अफेयर मैगजीन्स ली थी. तो मैंने काफ़ी इन तीनों सोर्सेज को ही रेफ़र करके अपना मल्टीपल रिविजन्स दिए. एंड दिस इज़ हाउ, एंड ऑफकोर्स मॉक्स का एक रोल तो रहा. तो जो मॉक्स में एक्स्ट्रा एडेड इन्फॉर्मेशन मेरे पास आती थी, मैं बस वो अपने नोट्स में ही ऐड कर लेती थी. And this was all that I had, and with multiple revisions, I gave my GS1. जैसे बोलते हैं कि प्रीलिम्स के अंदर 2 बेस्ट फ्रेंड होते हैं, NCERT और आपके न्यूज़पेपर्स. तो जो NCERT है उसको आपने किस तरीके से रीड आउट किया, एंड व्हाट इज द रोल ऑफ न्यूज़पेपर इन योर जर्नी? सो NCERTs का रोल तब वहाँ पर बहुत इम्पॉर्टेंट हो जाता है जब आपको बेसिक, आपका एक कहते हैं ना, नींव अगर अच्छी नहीं हो तो इमारत नहीं बना सकते. तो NCERTs आपके लिए वो काम करते हैं. लेकिन अगर आपको बेसिक नॉलेज है उस सब्जेक्ट की, जैसे हिस्ट्री का आपको बेसिक आइडिया है, तो आप स्किप कर सकते हैं NCERTs. इट्स नॉट नेसेसरी कि आपको वो करनी ही करनी है. लेकिन अगर कोई बिल्कुल स्क्रैच से शुरू कर रहा है तो NCERTs आर ऑलवेज अ गुड बिगिनिंग. आफ्टर दैट न्यूज़पेपर्स, आई थिंक न्यूज़पेपर्स आर द बेस्ट फ्रेंड टू एन एस्पिरेंट. एंड विदाउट न्यूज़पेपर, I mean, you can't even imagine going on this journey. So newspapers not only help you in prelims but also in mains and definitely for interview. तो न्यूज़पेपर्स को मैं हमेशा इतना मानती हूँ कि मैं रोज़ कम से कम भले 2 घंटे लगे, मैं न्यूज़पेपर हमेशा बहुत थॉरली कवर करती थी, बहुत रिलीजियसली. तो वो तो आप छोड़ ही नहीं सकते. प्रीलिम्स के अंदर कुछ ऐसे सब्जेक्ट होते हैं जिसको ना एस्पिरेंट्स बहुत लाइटली लेते हैं. मतलब सोच, एक तो उनका इंटरेस्ट नहीं डेवलप होता. जैसे एक तो मेडिवल इंडिया वाला पोर्शन हुआ, आर्ट एंड कल्चर वाला पोर्शन हुआ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी हुआ. तो इन पोर्शंस के लिए आपने क्या स्ट्रेटेजी बनाई थी? सो आर्ट एंड कल्चर में क्योंकि मेरा काफ़ी इंटरेस्ट था, तो मुझे वो कभी बर्डन की तरह नहीं लगता था. सो आई फील कि आपको बर्डन वो तब लगता है जब आप उसमें इंटरेस्ट डेवलप करने की कोशिश नहीं कर पाते हो. तो फिर वो आप रटने लगते हो उन टॉपिक्स को और फिर वो बर्डन बन जाता है. तो मैं कोशिश करती थी कि जब भी मैं कोई टॉपिक पढ़ती हूँ, चाहे वो किसी भी सब्जेक्ट का जो मुझे इंटरेस्ट नहीं भी कर रहा है, मैं उसमें किसी न किसी तरीके से स्टोरीज क्रिएट करके अपने दिमाग में उसमें इंटरेस्ट, लाइक डेलिबरेट इंटरेस्ट, कैजुअल रीडिंग करके उसमें डेवलप करती थी. तो जब मैं इंटरेस्टेड होती थी, मैं एज अ स्टोरी अपने आप को सुनाती थी, तो वो चीज़ें ईजिली रिटेन रहती थी मेरे दिमाग में. सो दैट्स हाउ आई डिड आर्ट एंड कल्चर एंड मिडिवल इंडिया स्पेशली, बिकॉज उसमें काफ़ी इंटरेस्टिंग स्टोरीज बन जाती हैं. आप उनको अलग अलग तरीके से पढ़ो, इमेजिन करो सिनेरियोज अपने हेड में. तो दैट्स हाउ आई कवर these things. With respect to science, I think this exam is not just about the current affairs, but it's also a very dynamic exam. So it reflects what the current government or the current administration of the country wants from you. So I think
since currently the focus is more on the science and technology, like digital India as you see it. So science and technology is something that you can't really miss out on. And in the years to come, I feel that its importance and its weightage is going to increase, both in prelims and mains. So the more, I feel that, you know, we can't really miss out on it, and we should really step up our preparation according to it. ग्रेट. एंड व्हाट अबाउट द जीएस पेपर 2, द सीसैट 1? आजकल तो काफ़ी बच्चे उसको लेकर ज़्यादा परेशान हो रहे हैं, तो सीसैट के लिए क्या तैयारी की थी? सीसैट के लिए मैंने वैसे PYQs पे फोकस रखा था, बट मुझे ऐसा लगता है कि जैसे आपने बोला कि वो डिफ़िकल्ट एक बहुत हो रहा है, तो जैसे पहले यू नो मैं जब सीसैट कर रही थी तो लोग मुझे बोलते थे, एंड जनरल ओपिनियन भी था, कि आप मैथमेटिक्स पे ज़्यादा फोकस कीजिए, बिकॉज वो श्योरिटी आपको श्योर आप क्वेश्चंस उसमें सॉल्व कर सकते हैं. तो पहले लोग आई थिंक कॉम्प्रहेंशंस को बिल्कुल छोड़ के ही चले जाते थे, बिकॉज वो टाइम लेते थे बहुत ज़्यादा और श्योर नहीं होते थे. तो आई फील कि अगर आप बिल्कुल मैथ्स पे बिल्कुल फोकस्ड होके जाओगे, कॉम्प्रहेंशन छोड़ दोगे, तो this is my opinion that I think UPSC expects you to do those comprehensions as well. So if they're increasing the level of mathematics, I think this is because of it. लेकिन अब अगर आप जाते हो, आपको पता है कि अब मैथ्स थोड़ा डिफिकल्ट हो रही है, तो यू नीड टू चेंज योर स्ट्रैटेजी अ लिटिल बिट. तो आप सिर्फ मैथ्स पे फोकस ना कीजिए, आप कॉम्प्रहेंशंस को इक्वल वेटेज देकर आप दोनों का बैलेंस आउट करके चलोगे, बिकॉज देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस इन मैथ्स दैट यू कैन डू, एंड देयर विल ऑलवेज बी क्वेश्चंस इन कॉम्प्रहेंशन दैट यू कैन अटेम्प्ट ईजिली. तो अगर आप एक स्वीट स्पॉट अपने लिए डिसाइड कर लीजिए कि आई विल अटेम्प्ट कॉम्प्रहेंशंस, अगर डिफिकल्ट होंगे तो मैं वो छोड़ दूंगा, तो यू नीड टू हैव अ बैलेंस्ड अप्रोच विद रिस्पेक्ट टू सीसैट. यू कांट रियली जस्ट चूज मैथ्स एंड नॉट कॉम्प्रहेंशन. So if you do that, I think CSAT becomes doable, and इस बार भी अगर difficult भी है तो still you can do it. I want to take you back like a year back and ask कि जब आप प्रीलिम्स देने जा रही थी, क्योंकि बहुत सारे बच्चे ना बहुत सारी स्ट्रेटेजी बनाते हैं, इतने सवाल करेंगे, इतने सवाल करेंगे. हाँ. तो उस समय क्या ब्रेन सेट था, और जब आप एग्जाम में बैठे थे उस समय आपने अपनी को किस तरीके से स्ट्रेटेजाइज किया कि मैं कितने क्वेश्चन करूं, या उस समय किस तरीके से अपनी पूरी मतलब जर्नी को एक होता है सम अप कर लेते हैं प्रीलिम्स में, वो उस समय क्या आपके ब्रेन में था? So जब मैं वो 2 महीने में प्रीलिम्स की प्रिपरेशन कर रही थी, तो जब भी मैं मॉक्स देती थी, मुझे हमेशा एक पैटर्न मैंने होता वो नज़र आता था. वो ये कि मुझे हमेशा 30 से 40 क्वेश्चन ही ऐसे होते थे जो मैं श्योरिटी 80% से अबव श्योरिटी होती थी मुझको. एंड आई थिंक नॉट जस्ट मी बट एवरी पर्सन, आई मीन मोस्ट ऑफ द कैंडिडेट्स हु आर वेरी सीरियस, दे नो कि 30 से 40 क्वेश्चन से ऊपर दे कांट बी श्योर ऑफ इट. फिर उसके बाद मैं अपने डिफरेंट राउंड्स लेती थी उसके प्रीलिम्स पेपर को कवर करने के. सो फर्स्ट राउंड आई वुड कवर इन 45 मिनट्स, एंड उसके बाद उसमें मैं कम से कम 40 क्वेश्चंस आई वुड मार्क, एंड देन यू नो साइड में ऑफ द पेपर आई वुड राइट दैट दीज आर द क्वेश्चंस आई हैव नॉट अटेम्प्टेड. एंड फिर सेकेंड रीडिंग में आई वुड रिविजिट दोज क्वेश्चंस, एंड फिर मैं उनको थोड़ा ज़्यादा टाइम देके थोड़ा इंटेलिजेंट गेसेस, लाइक अगर मुझे 50% श्योरिटी है, सो आई वुड टेक कैलकुलेटेड रिस्क विद दोज क्वेश्चंस. So फिर I mean I would attempt 20 more questions, and with that like I would reach a particular score of 80 to 90 के बीच में मैं हमेशा attempt करके आती थी, because मेरा accuracy level उसी के बीच पे था. So when I would attempt 80 to 90 के questions, I would get somewhere around 110 approximately. So I had decided after giving approximately 30-40 mocks, I had come to the conclusion कि इतने questions attempt करने हैं. And in my final prelims, I remember looking at a lot of people around me, because during my preparation I prepared alone at home. तो जब मैं वहाँ गई, एंड मैं ये बोलना चाहूँगी क्योंकि बाकी जो कैंडिडेट्स आते हैं वो थोड़े नर्वस हो जाते हैं इतना सारा कंपटीशन देखकर, तो कीपिंग योरसेल्फ वेरी काम एट दैट डे, एंड ऐसा सोच के जाना चाहिए कि एक और मॉक देने जा रहे हैं हम, तो देखा जाएगा मॉक में सेम एक्यूरेसी होगी. तो मैं वैसे ही सोच के गई थी कि बिल्कुल काम जाएंगे, एक और मॉक है, 30 मॉक्स दे दिए तो एक और मॉक दे देंगे. तो वैसे गई, एंड वहाँ पर जाके मैंने सेम पैटर्न रिपीट किया, लाइक 1 रीडिंग 2 रीडिंग, एंड आई कुड अटेम्प्ट 86 क्वेश्चंस देयर. एंड सिमिलरली वो थोड़ा सा पेपर, क्योंकि पिछली बार थोड़ा पैटर्न चेंज था, सो आई कुड स्कोर लाइक प्रिटी गुड, एंड दैट्स हाउ इट वेंट लाइक विद प्रीलिम्स. तो आपने डिसिप्लिन के बारे में बात करी. आई एम वेरी क्यूरियस टू नो, क्योंकि बहुत सारे बच्चे अपने अपने घरों से दिल्ली आते हैं या और अपने मेजर शहरों में जाते हैं टू प्रिपेयर, लाइब्रेरी खोजते हैं. आपने अपने घर में अपने आप को किस तरीके से डिसिप्लिन में बांधा और सेल्फ स्टडी को किस तरीके से आगे बढ़ाया? जी, डिसिप्लिन जैसे आपने बोला रहता बहुत इंपॉर्टेंट है, बिकॉज विदाउट डिसिप्लिन यू
can't even imagine giving this exam क्योंकि consistency चाहिए होती है. But I mean in my case वो self discipline self motivation से आया था. Since I had this very clear priorities that this means more importance. This had more importance than anything else, even my friendships or with my family engagements. So I would always prioritize this in my head. And after a point of time, if you're self-motivated, it comes very naturally and you don't have to force it upon you. It becomes a part of your routine. So I think, it was more fun also sometimes. Like I would have a daily schedule which was sorted. So that was not really forced, but it came naturally. I would love to know your daily schedule और उसमें discipline का कितना बड़ा role था? So my daily schedules were really flexible because a lot of times what would happen is कि I would decide कि I need to cover these many portions, and sometimes it would take a little less time or little more time. So I really didn't stick to a time schedule as such, but I always kept my targets. But so I had decided कि okay, fine, I'll wake at one particular time, and then I would cover my newspaper first. Then I would have my breakfast after I covered my newspaper because after you cover your newspaper, you need some relaxing time to process whatever you've read on that day. So I would deliberately keep my breakfast time after that so that I would get time to process it. Then I would start with another subject and I would take considerable breaks in between. And by the time, my sleep time would be there, I made sure that I've completed all my targets. And accordingly, I knew my capacity well, so I had kept all my targets according to what my capacity used to be. Sometimes I would keep the targets a little higher than my capacity because, it would give you a sense of accomplishment. Okay, fine, if you have not reached there, but still you've done enough. So that was always my motto. How did you started your mains preparation, especially in like GS paper 1, 2, 3, 4? इन चारों को किस तरीके से prepare किया? My mains preparation was only during the 3 months after prelims. I couldn't get time before prelims, and a lot of people say कि mains की preparation थोड़ा पहले होनी चाहिए prelims से, but in my case I did not have time. So I divided my 3 months plan in different slots. तो जब prelims में देके आई थी, मैंने सोचा था कि अभी results आएंगे नहीं आएंगे कैसे आएंगे पता नहीं, तो मैंने start किया था अपने optional से, क्योंकि एक तो मुझे GS से थोड़ा ब्रेक मिल गया था, ऑप्शनल थोड़ा मुझे अपना सोशियोलॉजी में इंटरेस्ट भी था. सो आफ्टर आई टुक 2-3 days break, I started with my optionals. So I had decided that in the upcoming 15 days, I would cover my optionals notes. I would write them in a very synoptic way because earlier I was reading it from a detailed notebook and with my detailed notes. तो मैंने उन 15 दिनों में सारे कंसाइज वे में सारे अपने कंसोलिडेट किए, अपने ऑप्शनल के नोट्स, एथिक्स के नोट्स, जो भी सब्जेक्ट मैंने प्रीलिम्स के लिए नहीं पढ़े थे. फिर अनदर 15 days आई केप्ट फॉर रिविजन बिकॉज आई थॉट कि बिफोर आंसर राइटिंग आई नीड टू बी एबल टू रिकॉल ऑल दोज थिंग्स. So in the next 15 days, I decided that I will at least do revision of those synoptic notes at least 3 to 4 times before I begin with answer writing. So another few days, I started with answer writing step by step. So I initially began with 10-20 questions per day, and I would try to do it in a time limit. So earlier मुझे कम से कम 20 मिनट लगते थे एक आंसर को लिखने में. फिर वो धीरे धीरे करके मैंने टाइम लगाना शुरू किया. फिर रिविजन भी साइमल्टेनियसली मेरा चलता था, तो उससे मेरा टाइम एक बैलेंस बन गया था कि आई कुड अटेम्प्ट 5-7 मिनट्स में एक आंसर. आफ्टर आई वॉज श्योर दैट आई कैन राइट बेसिक आंसर्स इन द लिमिटेड टाइम फ्रेम, I decided to go with the tests, 3-hour long tests. And so gradually those 3-hour tests also used to be fine. And then before mains were approaching, 15 days before mains, I started doing 2 tests per day. Because at the end of the day, you have to write 6 hours at a 2-hour gap, which becomes very difficult if you don't have... That too in a pace. Yes, that too in a pace. And if you do not have practice, it becomes very difficult to attempt on that very day. And especially because you have it consecutively. Like one day you have GS 1 and 2, and then another day you have 3 and 4, and so on and so forth. So it becomes very easy if you have already practiced the similar way. So I had already did it twice. In the same pattern, I did it twice. And on the final day, it was another
practice day for me. So I took it like that and it worked well for me. GS 1 2 3 4 की कोई आप मतलब स्पेसिफिक कोई बुक लिस्ट बताना चाहते हो जिससे आपने प्रिपेयर किया हो? सो बेसिकली बुक लिस्ट तो आई थिंक सभी कैंडिडेट्स को पता होती है, लक्ष्मीकांत फॉर पॉलिटी। तो मैं बुक लिस्ट पे इतना नहीं बोलूँगी क्योंकि ज़्यादातर आपको गूगल पे सब पे अवेलेबल मिल जाती है। बट आई वुड से कि मोर देन योर बुक्स इन मेंस द होल की गेम इज़ अबाउट रिविजन एंड रिकॉलिंग। तो अगर आप रिवाइज और रिकॉल कैसे करें ईजिली, वो मुझे ऐसा लगता है कि मैं जितने छोटे छोटे नोट्स अपने बना के गई थी, बिकॉज व्हाट हैपेंस इज आपके पास सिर्फ 1 घंटे का टाइम होता है बिफोर योर फाइनल मेंस पेपर दैट यू राइट, और उस 1 घंटे में GS 1 2 3 4 सबका सिलेबस इतना वास्ट होता है कि आप रिवाइज नहीं कर सकते इफ़ यू टेक दोज बुक्स अलॉन्ग विद यू। तो मैंने वो नोट्स ऐसे बनाए थे कि वो 1 घंटे के अंदर रिवाइज कर पाऊँ सभी नोट्स। तो मैंने सिलेबस के अकॉर्डिंग हर की वर्ड पे एक पेज पे लाइक हाफ ऑफ एन A4 साइज शीट मैंने वो कीवर्ड्स मेंशन कर लिए थे कि इफ दिस टॉपिक कम्स आई एम गोइंग टू मेंशन ऑल दीज कीवर्ड्स एंड दीज टॉपिक्स, पॉइंटर्स मैंने बना लिए थे बहुत छोटे से, एंड थोड़ा स्पेस छोड़ रखा था कि अगर कुछ और न्यूज़ आती है तो आई विल एड अप ऑन इट। सो दिस इज़ हाउ आई मेड वेरी शॉर्ट नोट्स। छोटी सी बुकलेट बन गई थी मेरी खुद की डायरी। तो आई हैड कैटेगराइज GS 1 2 3 4 एंड आई वुड रीड देम साइमल्टेनियसली। लाइक आई वुड नॉट कैटेगराइज कि अगर मैं GS 1 पढ़ रही हूँ तो मैं GS 2 नहीं पढ़ूंगी, बिकॉज UPSC में थोड़े इंटरलिंकेजेस इंटरडिसिप्लिनरी क्वेश्चंस आ गए हैं कि जहाँ साइंस एंड टेक्नोलॉजी से सोशल लाइफ कनेक्ट करते हो आप, तो यू कांट रियली पुट देम इनटू पोर्शंस। लाइक आप कैबिनेट नहीं बना सकते कि आप GS 1 इज डिफरेंट, GS 2 इज डिफरेंट। सो आई मेड श्योर दैट व्हाइल आई एम रिवाइजिंग आई विल गिव इम्पोर्टेंस टू एवरी सब्जेक्ट इक्वली एंड आई वुड interconnect those points like how this is affecting that and so forth. So I did that for my mains, and फिर उन synoptic notes को ना रिवाइज करना भी डेली में भी बहुत ईजी होता था। सो every day I would write a test and I would revise also. So simultaneously every day उन नोट्स को मैं रिवाइज करती थी, फिर मैं टेस्ट लिखती थी, एंड उन टेस्ट को लिखने के बाद my main focus was always on improvement. How can I improve my answers? So even if I would get a good score, I would always find scope for improvement. Okay, I could have written the conclusion a little better. And अगर मुझे लगता था कि conclusion better हो सकता था तो क्या हो सकता था? So I would write those remarks on one separate place I had kept for myself. तो वो remarks में लिखती थी और कुछ keywords बनाए हुए थे कि अगर introduction अगर इस topic पे आया तो I can write this, I can begin with this. So you know, just always continuously improving on your answers. Model answers से कुछ अगर मिल गया तो you know, those value addition that I did really worked in my favor. And फिर finally I think पूरे 2 महीने मैंने सिर्फ revision and answer writing and improvement. So little by little I used to go, and finally on the D-Day like I just did whatever I thought that was suitable. ग्रेट। जो लैंग्वेज पेपर होता है इंग्लिश और हिंदी होगा आपका, है ना, उसमें हिंदी वाले पोर्शन पे किस तरीके से फोकस किया? Right. I mean, a lot of people lose touch with their नेटिव लैंग्वेज या फिर हिंदी जो भी उनकी सेकेंड लैंग्वेज होती है। तो मैं कोशिश करती थी कि कभी मैं ब्रेकफास्ट कर रही हूँ तो वो हिंदी का न्यूज़पेपर घर में पढ़ा होता था, तो मैं थोड़ी बहुत उसमें से हेडलाइंस पढ़ ली या फिर एटलीस्ट फ्रंट पेज का ऐसे मैं कैजुअली रीड कर लेती थी। तो उससे ये होता था कि मेरा हिंदी का टच नहीं गया था, मेरे लिखने का, मुझे मात्राएँ जैसे हम लिखते हैं तो वो था। एंड मैंने हिंदी को, जो हिंदी का पेपर था, मैंने जो बीच में ब्रेक मिलता है मीन्स में 3-4 दिन का बिटवीन योर GS 4 एंड योर लैंग्वेज पेपर, तो मैंने 3-4 दिन बैठ के वो थोड़े एक्स्ट्रा पोर्शंस, मुहावरे, विलोम शब्द, वो सब मैंने देख लिए थे। एंड मतलब मुझे ऐसा लगता है कि मेरा थोड़ा हिंदी पे पकड़ स्कूल टाइम से अच्छी थी, तो मुझे ज़्यादा मेहनत नहीं करनी पड़ी उस पर। बट अगर कोई और कर रहा है तो मैं बस ये सजेस्ट करूँगी, आप हिंदी का न्यूज़पेपर अगर आपका कोई आता है तब वो थोड़ा पढ़ लीजिए, या फिर आप थोड़ा बहुत गूगल पे हिंदी स्टोरीज पढ़ लीजिए, तो आपका थोड़ा फ्लो बना रहता है, तो आप इजीली लिख लोगे, वो इतना डिफिकल्ट नहीं होता वो पेपर। जो ऐसे वाला पेपर होता है उसके अंदर एक बहुत कॉमन प्रॉब्लम होती है कि रिपीटेटिवनेस आ जाती है, या एक बच्चा ना स्टक हो जाता है, मतलब आफ्टर लाइक 500-600 वर्ड्स। उस चीज़ को किस तरीके से मैनेज किया, और ऐसे को लेकर क्या स्ट्रेटेजी थी आपकी? सो ऐसे को लेकर क्योंकि अभी UPSC का पैटर्न बिल्कुल चेंज होता जा रहा है और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले टाइम में भी वो सेम ही रखेंगे, तो फिलोसॉफिकल एसेज से ना काफ़ी बच्चे पहले डरते भी हैं, मैं भी बहुत डरती थी। तो कई लोग बोलते हैं कि हमारा राइटिंग स्टाइल इतना अच्छा नहीं है, हम इतना फ्लारी लैंग्वेज नहीं लिख पाते। तो पहले तो मैं क्या कोशिश करती थी कि मैं कुछ भी फिलोसॉफिकल लिखूं, बहुत अच्छा राइटिंग, कुछ क्रिएटिव बुक्स पढूं, बट ऐसा नहीं है। आई थिंक व्हाट इज़ रिक्वायर्ड इन एसे इज़ डाइवर्सिटी एंड क्लैरिटी।
तो आप कोई भी टॉपिक पढ़ते हैं, आपको जितने भी थॉट्स आते हैं आप इमेजिन करना शुरू कीजिए। और मैं ये मानती हूँ कि अगर आप कोई भी वो टॉपिक्स इतने ब्रॉड होते हैं कि आपको कुछ ना कुछ हर फील्ड में आप कनेक्ट कर सकते हो उससे। तो अगर मेरा फ्रेंड कोई लॉ से है तो वो लॉ में उसको कुछ ना कुछ एग्जाम्पल्स एनेक्डोट्स उसको याद आएंगे। कोई फिलोसफी ऑप्शनल का है तो उसको डेफिनेटली अपने पर्सपेक्टिव से आएंगे। सो आई कुड गेट सोशल इशूज एज एग्जाम्पल्स। सो वॉट यू कैन डू इज जस्ट लेट योर इमेजिनेशन go free and just collect different diverse points. Like आप एक चीज़ को डिटेल में मत लिखिए क्योंकि फिर वो मोनोटोनस हो जाता है। तो आप अपने दिमाग में 5-6 पॉइंट्स अलग अलग पर्सपेक्टिव से आप ले लीजिए। जितना डायमेंशन आप कवर करेंगे, जितना आप डाइवर्सिटी लाएंगे, उतना आपका ऐसे एनरिच हो जाएगा। कभी कभी फिलोसफिकल एसेस में एक एडिशनल पॉइंट हम लोगों को मिल जाता है कि आप उस पॉइंट से थोड़ा ऑपोजिट भी सोच सकते हैं। सो यू कैन ऑलवेज गिव दैट पर्सपेक्टिव एट द एंड, मतलब डिटेल में नहीं, बट आप थोड़ा सा पर्सपेक्टिव वो दे सकते हैं। सो व्हेन यू ऐड दोज डाइवर्स पॉइंट्स एंड when you write it in a very short manner, like I would always write in short sentences and short paragraphs, तो जो सामने वाला पढ़ रहा है उसका इंटरेस्ट भी रहता है और वो उसको पता चलता है कि ये बच्चा थोड़े ज़्यादा डायमेंशंस सोच सकता है। सो दैट विल गिव यू एन एज। एंड रही बात राइटिंग स्टाइल की, तो आई थिंक आप जिस भी राइटिंग स्टाइल से ज़्यादा कंफर्टेबल हैं, अगर आप सिंपल लिखते हो सिंपल लिखिए, अगर आप पोएटिक वे में लिखते हैं वो लिखिए, लेकिन आप बिल्कुल थोड़ा अपना आंसर सिंपल रखिए उस केस में। बिकॉज अगर आप जार्गन्स यूज़ करते हो तो कभी कभी शायद वो आपके लिए नुकसान भी कर सकता है, बिकॉज यू नेवर नो हु इज़ द एग्जामिनर। तो जस्ट कीप इट सिंपल, कीप इट डाइवर्स, शॉर्ट, एंड just know that you have to be original in your answers, and especially with essays. So there's always a myth ki you should start your essay with a story, end it with a story. I mean, it's fine as long as you're able to do it, but अगर आपको वो फोर्स करना पड़ रहा है राइटिंग स्टाइल, तो आप वो मत कीजिए, आप कुछ और स्टाइल अपनाइए। As long as you're able to just stick to the demand of the topic, give it clarity and give more perspectives, you're fine with essay. आपका ऑप्शनल सोशियोलॉजी था जी। आपने ग्रेजुएशन भी सोशियो में किया, बट फिर भी मतलब कुछ ऐसा स्पेसिफिक जो आपने यूपीएससी प्रिपरेशन को देखकर अपनी स्ट्रेटजी में चेंज किया हो? क्योंकि आंसर राइटिंग भी कॉलेज की और यूपीएससी के एग्ज़ाम की थोड़ी सी डिफरेंट रहती है। Absolutely. उसको किस तरीके से आपने मैनेज आउट किया? जब मैंने सोशियोलॉजी का सिलेबस देखा था, सबसे पहले तो मैंने हर चीज़ का सिलेबस ही कवर किया था। सो व्हेन आई रियलाइज्ड कि सिलेबस इज़ मोर और लेस सिमिलर टू व्हाट आई हैड ऑलरेडी डन इन ग्रेजुएशन, तो मैं थोड़ा सा बेफिक्री हो गई थी कि अभी तो ये सब कुछ पड़ा हुआ है, प्रॉबेबली मुझे मेहनत नहीं करनी पड़ेगी। बट जब मैंने अपने आंसर्स लिखने शुरू करे, आई रियलाइज्ड आई हैड अ लॉट ऑफ इंफॉर्मेशन ऑन दोज टॉपिक्स। तो मैं कुछ ज़्यादा लिखने की कोशिश करती थी कि मैं ये भी लिख दूँ, वो भी लिख दूँ। सो इन दोज 150 वर्ड्स आई यूज्ड टू राइट अ लॉट, एंड थोड़ा सा ना वेग कभी कभी हो जाता था, बिकॉज ग्रेजुएशन का राइटिंग स्टाइल यूज्ड टू बी वेरी डिटेल्ड। तो जब मैं मॉक्स देती थी, मुझे रियलाइज़ हुआ मेरे मार्क्स बहुत ख़राब आते थे। डिस्पाइट बीइंग अ ग्रेजुएट, आई कुड नॉट स्कोर वेरी हाई इन माई मॉक्स। बट देन आई रियलाइज्ड कि गलती कहाँ हो रही है। फिर मैंने देखा कि गलती इसमें हो रही थी कि मेरा राइटिंग स्टाइल यूपीएससी का कुछ और रिक्वायरमेंट था, दैट यू हैव टू बी वेरी प्रिसाइज विद योर वर्ड्स, वेरी टू द पॉइंट एंड वेरी लेस। सो आई ट्राई टू लिमिट माई सेल्फ कि मुझे ज़्यादा नहीं लिखना, मुझे कम लिखना है। तो मैंने सोशियोलॉजी के लिए सेपरेट नोट्स बनाए जो मेरे ग्रेजुएशन के नहीं थे, और मैंने हर टॉपिक के लिए स्पेसिफिक लिमिटेड 5 या 6-10 पॉइंटर्स हर एक टॉपिक के लिए कवर करके वही लिखे थे, और उन्हीं से मैं उतना ही मैंने लिमिटेड रखा था। और मैंने सोचा था कि इस टॉपिक से अगर ये कुछ आएगा तो मैं सिर्फ यही पॉइंटर्स लिखूंगी, यही एग्जाम्पल्स दूंगी, इससे ज़्यादा मैं कुछ नहीं दूंगी। तो जब मैंने ये करना शुरू करा, माई आंसर्स बिकेम टू द पॉइंट, very short, simple and easy to understand. And then I saw that suddenly my scores in mock tests also improved. And sociology is also a current oriented subject. So I deliberately tried to ensure कि जो भी current oriented topics थे, मैं उसमें थोड़ा value addition GS से कर लेती थी। GS के examples, social change for example, में social change वाले topic में I would write some new everyday life examples. So I realized कि in my mocks, when I would use those examples, the teacher would give me like really good marks, and they would write at the down key, use more original examples. So I stuck with that. I just stuck to my notes with those examples, and finally I think with time management and the number of times that you've practiced,
went well for me. प्रीलिम्स और मेंस की टेस्ट सीरीज बहुत इंपॉर्टेंट रोल रखती हैं कि एक बच्चा किस तरीके से एग्जामिनेशन को डील करता है। उसको बहुत सारे एस्पिरेंट्स मैंने देखा है कि वो एनालाइज करने को मिस कर जाते हैं। हाउ डिड यू मैनेज इट? So I think with prelims or with mains, self analysis is very important. Like अगर आपको फीडबैक भी मिलता है मेंस में, आपको प्रीलिम्स में आपको पता चल जाता है कि ये गलत है, ये सही है, लेकिन उसके बियॉन्ड आपको खुद से क्वेश्चन करना बहुत ज़रूरी है कि गलती हुई तो कहाँ हुई। बिकॉज मॉक्स आर नॉट रियली अबाउट द काइंड ऑफ मार्क्स दैट यू आर गेटिंग, यू कांट रियली इंश्योर कि सेम मार्क्स आएंगे या नहीं, बट मॉक्स आर ओनली फॉर द फैक्ट कि आप अपनी गलतियाँ पहचाने उसमें कहाँ गलती हो रही है और क्यों हो रही है, और क्यों हो रही है वो सिर्फ आई थिंक आप ही आंसर कर पाते हो। तो आई रिमेंबर विद प्रीलिम्स मैं हमेशा जाती थी कि मेरे कौन से क्वेश्चंस गलत हुए हैं। सो आई वाज इन द इनिशियल टाइम, इन द इनिशियल फेज आई रियलाइज्ड कि मैं एनवायरनमेंट के क्वेश्चंस बहुत गलत कर रही थी। ऐसा क्यों हो रहा था? बिकॉज शायद मैंने रिवाइज नहीं किया था, या फिर व्हाट वाज द प्रॉब्लम। सो आई वेंट बैक टू एनवायरनमेंट, आई गेव इट मोर टाइम, एंड फिर ग्रेजुअली आई थिंक दैट इम्प्रूव्ड। सो सिमिलरली जो भी आपका पोर्शन आपका वीक चल रहा है, या फिर आप जहाँ पे स्कोर नहीं कर पा रहे हो, आप उसको थोड़ा ज़्यादा टाइम दीजिए। एंड क्योंकि हर एक का परफॉर्मेंस अलग अलग होता है, किसी का करंट अफेयर्स में भी शायद प्रॉब्लम आ रहा हो, सो यू ऑलवेज नीड टू डू दैट ऑन योर ओन, नो वन कैन टेल यू दैट थिंग। एंड इवन विद रिस्पेक्ट टू मीन्स यू कैन ऑलवेज गेट फीडबैक्स, बट आपको पता है कि आपको किस तरीके से इम्प्रूव करना है उन चीज़ों पे। कोई आपको ये नहीं बता सकता कि आपका इम्प्रूवमेंट इस तरीके से हो जाएगा, आप ये वाली बुक पढ़ लीजिए। ओनली यू कैन डू दैट, यू कैन टेल योर सेल्फ। So I would read those comments and I would realize कि okay fine, I need to give more examples. This was my drawback. So examples के लिए फिर मैं brainstorm करती थी बैठकर, मैं अपने notes को लेके बैठती थी, हर टॉपिक पे सोचती थी, गूगल करती थी अलग अलग dimensions. So this was my strategy. Perhaps someone faces a problem somewhere else. Maybe they face a problem with problems and solutions, how to do that. So हर चीज़ के solution अलग होते हैं and you need to come up with those creative and unique solutions for yourself. तो यहाँ पर एक कॉमन डाउट आता है सारे जो एस्पायरिंग सिविल सर्वेंट्स हैं कि हम प्रिपरेशन को स्टार्ट कैसे करें, मतलब प्रीलिम्स और मेंस को इंटीग्रेट करके करना चाहिए या किन किन चीज़ों पे हमें फोकस करना चाहिए। तो व्हाट वुड बी योर सजेशन और आपने किस तरीके से किया? सो आई थिंक कोई भी जो ये प्रिपरेशन कर रहा है उसको ये पता होगा कि टॉपिक्स लगभग सेम रहते हैं आपके। थोड़े बहुत टॉपिक्स है जो मेंस में आपके डिफरेंट हो जाते हैं, और कुछ टॉपिक्स होते हैं जो आप प्रीलिम्स में कवर करते हो बट मेंस में नहीं करते हो। तो उन टॉपिक्स के अलावा मेजर पोर्शन सेम है आपका। तो यूजुअली अगर आप पहले से प्रिपेयर कर रहे हो तो आप इंटीग्रेटेड लेके चलते हो दोनों को। आप कोई भी, क्योंकि अब प्रीलिम्स में भी कुछ सब्जेक्टिव क्वेश्चंस आने लग गए हैं, तो आपको हमेशा तैयारी तो इन डेप्थ करनी ही करनी है। बट जब एग्ज़ाम पास में आ रहा होता है, जब आप प्रीलिम्स में 2 महीने रह जाते हैं, तो आई थिंक यू कैन स्विच बैक टू द मोड ऑफ ओनली प्रीलिम्स स्पेसिफिक मोड और फिर मेन स्पेसिफिक मोड। तो ईयर लॉन्ग आप साथ में लेके चलिए उन दोनों चीज़ों को, और जैसे जैसे जो एग्जाम आता है उसके अकॉर्डिंग आप अपना स्विच कर लीजिए। बिकॉज प्रीलिम्स इज मोर अबाउट रिटेनिंग द फैक्ट्स। उस वक्त आपको रिकॉलिंग नहीं चाहिए होती, आपको बस फैक्ट्स रिटेन करने होते हैं। और जब मेंस आता है तो आपको रिकॉलिंग और रिविजन बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो मेंस के टाइम पे आंसर राइटिंग भी है, आपको रिविजन भी करना है, तो वो थोड़ा सा आपको जो स्विच करना पड़ता है वो आई थिंक प्रैक्टिस के थ्रू आ जाता है। और जब आप क्वेश्चंस देखते हो उसके अकॉर्डिंग आई थिंक खुद भी पता चल जाता है कि अब हमें नोट्स पे ज़्यादा फोकस करना है, अभी हमें न्यूज़पेपर पे ज़्यादा फोकस करना है। सो इट कम्स इवेंचुअली, बट आई थिंक ईयर लॉन्ग यू हैव टू टेक इट इंटीग्रेटेडली। कोई एक ऐसा सब्जेक्ट आपका था जिसको आपको लगा कि यार ये मेरे लिए डिफिकल्ट हो रहा है? कोई था मतलब ऐसा प्रिपरेशन में? मेरे लिए थोड़ा एनवायरनमेंट स्पेसिफिक क्वेश्चंस डिफिकल्ट हो जाते थे, बिकॉज वो बहुत करंट ओरिएंटेड हो जाता था टॉपिक। एंड क्योंकि इतना हॉट टॉपिक हमेशा एनवायरनमेंट रहता है, तो हमेशा कुछ ना कुछ इवेंट्स चल रहे होते थे। तो स्टैटिक पोर्शन वाज इजी, बट वो करंट अफेयर्स के साथ में थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता था। और थोड़ा थोड़ा मुझे लगता था मॉडर्न हिस्ट्री मेरे लिए थोड़ी डिफिकल्ट हो जाती थी, बिकॉज उसका सिलेबस इतना वास्ट है। और अगर आप स्पेक्ट्रम जैसी एक डिटेल्ड बुक भी ख़त्म कर रहे हो, उसके बाद भी आप श्योरिटी से नहीं कह सकते कि यूपीएससी वाला सवाल वो आप सॉल्व कर पाओगे या नहीं। तो आई थिंक दीज 2 सब्जेक्ट्स वर वेरी डिफिकल्ट टू कवर। तो आपने इसे 3 महीने के अंदर अपनी मेंस की प्रिपरेशन को हैंडल कर लिया। बहुत सारे जो एस्पिरेंट्स होते हैं वो इसी चीज़ को लेकर कंफ्यूज होते हैं ना कि 3 महीने में आपने कवर कर लिया तो शायद वो भी 3 महीने में कवर कर सकते हैं। बट आई पर्सनली फील कि मतलब अगर सबकी स्ट्रेटेजी थोड़ी थोड़ी डिफरेंट होती है, तो आप उस चीज़ में क्या सजेशन देना चाहो? मैं पहले तो ये सजेशन दूंगी कि कोई भी ये वाला
तो नहीं करे काम जो मैंने किया, जो 3 महीने में प्रिपेयर किया, बिकॉज मैं जानती हूँ कि वो 3 महीने मेरे लिए बिल्कुल भाग दौड़ वाली जर्नी थी, बिल्कुल स्प्रिंट था एक तरीके से। एंड उस वजह से मेरे काफ़ी ब्रेकडाउन्स होते थे और मैं बहुत थक जाती थी। तो क्योंकि मेरे पास टाइम नहीं था, तो मेरे पास वो ऑप्शन ही था कि मैं बस 3 महीने में ही कवर कर पाऊँ। बट जनरली इफ़ यू आर प्रिपेयरिंग बिफोर हैंड, जस्ट इंश्योर दैट मेंस का आपका काफ़ी सिलेबस पहले से कवर्ड हो, आपका एटलीस्ट 50% और 60 to 70% आपका प्रिपरेशन मेंस का पहले हो जाए। तो वो सिर्फ मेरे लिए स्पेसिफिक था, बट मैं बाकी लोगों को यही बोलूँगी कि आप कर लो पहले से, आपका एज रहता है और टुवर्ड्स द एंड आप थोड़ा कम फ्रीक आउट करते हो उस वजह से। एंड I would only say that everyone has their own journey. Everyone is unique. Everyone has faced different optionals and different lifestyles. तो और हर एक का अपना यूनिक वे ऑफ स्ट्रेंथ्स भी होती हैं, हर एक की अपनी अपनी खुद की वीकनेस है। तो आप पहले खुद को समझिए, नो योर सेल्फ इनसाइड आउट कि हाउ कैन यू डू दिस बेटर देन मी। एंड जस्ट बिकॉज समवन टॉपर हैज डन इट does not mean that it is the only right way of doing things. Everyone, even if you analyze amongst the toppers, you would see that everyone had very starkly different stories. So which itself shows that there is no one particular way of doing things. You can do things on your own way. As long as you're meeting the requirement of this exam, you can be fine. As long as you just meet the requirement, you can choose whatever path you can on your own. So, just be unique and maintain that originality is very important. आपने ब्रेकडाउन के बारे में बात करी है ना, तो उस समय पे अपने आप को किस तरीके से आपने अपलिफ्ट किया कि नहीं आई कैन डू इट? जब आई थिंक इट्स वेरी नेचुरल टू हैव दोज लोज ड्यूरिंग दिस जर्नी. आई थिंक एवरी ऑल्टरनेट डे और वीक you would feel that, and it's very natural. First of all, you need to accept it. So acceptance is very important. And if you feel that this is happening only with me, not with everyone else, so you live in that kind of a denial ki I am the one who's extra sensitive. So just accept it first of all. Secondly, if you accept it, you also know that you need to work upon it. So in my case, it was self motivation that I wanted to give this exam like really 100%. So I used to think that if I'll be low consistently, I might not be able to give my 100% to this exam. So that always kept me on my knees की, always on my feet की मुझे बस ये करना है. तो ये एक तो ये था, और दूसरा मेरे पेरेंट्स काफ़ी सपोर्टिव रहे हैं इस पूरी जर्नी में. तो जब भी वो रेड फ्लैग्स नोटिस करते थे कि मैं थोड़ा लो जा रही हूँ, आई एम नॉट इंटरेक्टिंग रियली वेल, सो दे वुड ट्राई टू cheer me up with different things. Like they would take me out for, they would let me, give me certain breaks. So that really helped me out every time that I was feeling, I was going through a breakdown or I was really feeling low. So you need to keep a small circle of people around you who would recognize you and who would be there with you every time that you need them. And I think you need to keep yourself self-motivated, because उससे ज़्यादा important कुछ नहीं रहता. So self-motivation has to be a priority, because no one else can motivate you if you don't want to get motivated yourself. काफ़ी सारे एस्पिरेंट्स ऐसे होते हैं जो कि पूरा टाइम ही डिपेंडेंट हो जाते हैं किसी और पे या फिर अपनी बुक्स से ज़्यादा कोचिंग्स पे. तो आपने सेल्फ स्टडी से क्रैक किया है, एंड सेल्फ स्टडी हैव अ वेरी इंपॉर्टेंट रोल टू प्ले इन दिस एग्जामिनेशन. सो व्हाट्स योर ओपिनियन इन इट, और सेल्फ स्टडी के किन लेवल्स पे आप लोगों ने पढ़ाई करी? So I think this exam, this is what I consider, that this exam is more about self-analysis, as I already talked about. And in this exam, no one can spoon feed you. So you need to have that basic guidance, which there are so many resources, so many coachings that you can take from. But at the end of the day, you need to work upon yourself. You need to know how you're performing, where you're lagging. So for me, self-study is like 90% of this entire journey for me. तो वो 10% शुरुआत में मेरी कोचिंग्स ने मुझे हेल्प कर दिया कि दिस इज़ द बुक लिस्ट, these are the resources, this is the boundary line that you've created for yourself. But post that, how I'm going to deal with prelims, means I can only take suggestions. But after that, it's only me who can decide how would I revise, in what strategy I will revise, if I want to keep my daily targets like this or that. So it has only to be, it's only you and you who can decide
for yourself. Everyone has a different capacity. Like I can read a book in n number of hours. Someone can read it a little, quicker than me. So that's why I think self-studies becomes really important. जब आपका इंटरव्यू हो रहा था जी. उस समय पर कोई एक ऐसा क्वेश्चन या कोई एक ऐसा इंस्टेंस जो आपको याद आ रहा हो? मेरा इंटरव्यू थोड़ा सा अनएक्सपेक्टेड लाइंस पे गया था बिकॉज मेरे डैफ में से काफ़ी कम चीज़ें पूछी गई थी. आई थिंक सोशियोलॉजी से 2-3 सोशल इश्यूज टाइप टॉपिक्स थे, बट अदरवाइज देयर वाज नथिंग फ्रॉम माय डैफ. बट देयर वाज वन क्वेश्चन. So one member asked me this quote, and so the quote was how moral courage is more important than physical courage, and how Mahatma Gandhi applied that in his life, and how would you apply it? How would I apply that quote in my life? So I gave examples from Mahatma Gandhi's life, that how he was in South Africa, and how if I am going through a problem, like even in this exam, it was all moral courage within me which kept me through this journey. So I gave that answer on those lines, but it was a very thoughtful question, and also I took time to answer that. So this was the only question where I had to think a lot. Otherwise बाकी questions थोड़े factual थे जो मैंने answer कर दिए थे, but this was the question where I took a moment to think. इंटरव्यू प्रिपरेशन में बहुत सारे चैलेंजेस एक बच्चे को फेस करने को मिलते हैं, बहुत सारे मॉक्स भी लेते हैं, है ना? आपने किस तरीके से इंटरव्यू की तैयारी करी थी? तो इंटरव्यू की जैसे बोलते हैं कि जस्ट आप आफ्टर योर मेंस यू कैन स्टार्ट प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू, एंड फॉर प्रिपेयरिंग फॉर इंटरव्यू मीन्स कि आपके पास कोई सिलेबस डिफाइन नहीं होता. तो आप या तो अपने जीएस को रिवाइज कर सकते हो और करंट अफेयर्स क्योंकि काफ़ी इंपॉर्टेंट हो जाते हैं. बट अपार्ट फ्रॉम दैट यू ऑल्सो नीड टू कवर योर पर्सनैलिटी, योर स्टेट एंड योर सिटी, योर सब्जेक्ट. सो फॉर इंटरव्यू it becomes an additional task to cover a lot of other things as well from your DAF. तो मैं ये कहूँगी कि आप चाहें तो आप मेंस के बाद आप प्रिपरेशन शुरू कर सकते हैं if you're confident enough that you will clear it. So but in my case I did not start immediately after mains because I was not sure if I would clear it or not. So when the results were announced, I immediately started working on my DAF. तो पहली चीज़ जो आपको हमेशा ध्यान में रखनी है कि आप डैफ बहुत अच्छे से फिल करें अपना. एंड कई बच्चे होते हैं कि उनको लगता है कि उन्होंने किसी सेक्शन में कुछ किया ही नहीं है, उनके पास कुछ अचीवमेंट्स ज़्यादा नहीं है दिखाने को, या फिर लीडरशिप रोल्स नहीं रहे हैं, कोई स्पोर्ट्स नहीं करता है. तो पीपल टेंड टू मेक अप थिंग्स कि एटलीस्ट इट डज नॉट गिव अ बैड इम्प्रेशन. तो आई वुड सजेस्ट कि जस्ट राइट वट एवर इज़ ट्रू, एंड उससे ये होता है कि अगर आप मिनिमल भी लिखते हो तो ज़्यादा फ़र्क नहीं पड़ता. बिकॉज मैंने ऐसा देखा है कि जिस बच्चे ने कुछ भी छोड़ दिया, वहाँ पर नहीं भी लिखा, दे हैव स्कोर्ड रियली हाई. एंड सम पीपल हैव एक्चुअली मेंशन अ लॉट ऑफ अचीवमेंट्स, दे हैव नॉट स्कोर्ड रियली गुड. तो जस्ट राइट वट एवर इज़ ट्रू. एंड फॉर द टेक्निकल थिंग्स लाइक कैडर प्रेफरेंसेज, सर्विस प्रेफरेंसेज, you just need some guidance for that because it's very new. Not everyone knows how to fill and how to give preferences. So for that you need some guidance. And for the extracurricular subject and the topic, you need to be true to yourself. Secondly, I felt कि after you fill your DAF, you need to prepare it very thoroughly because you need to be prepared with each and every term that is written in your DAF. तो आप हर एक कीवर्ड लेके चलिए, उस पर डिटेल्ड नोट्स बना लीजिए अपने खुद के. एंड बाय नोट्स आई डू नॉट मीन कि आप फैक्ट्स नोट कर लीजिए. ऐसा अगर आप करेंगे तो इट माइट हेल्प यू, बट फॉर इंटरव्यू आई फील देयर इज अ डिफरेंट वे ऑफ लुकिंग एट थिंग्स. आप क्वेश्चन लिखिए प्रॉपर एंड इस क्वेश्चन का एक आंसर बना लीजिए खुद से ही. तो मैंने क्वेश्चन आंसर फॉर्मेट में वो चीज़ें लिखी हुई थी कि अगर मुझसे कोई ये पूछेगा तो दिस इज़ द आंसर दैट आई एम गोइंग टू गिव. तो आप उस तरीके से अपने नोट्स इंटरव्यू के लिए प्रिपेयर कर लीजिए. सो विच इज़ वेरी डिफरेंट फ्रॉम द नोट्स दैट यू प्रिपेयर फॉर मेन्स और फॉर प्रीलिम्स. सो दिस इज़ वन थिंग. After that, it comes to how many mocks that they're giving, because a lot of people tend to give a lot of mocks because there is an insecurity that is there in a candidate that अगर आप mains तक आए हो तो they just want to clear interview somehow at whatever cost. तो वो लोग काफ़ी freak out कर जाते हैं, काफ़ी anxious हो जाते हैं और हर एक मॉक देने की कोशिश करते हैं. तो जब आप एक के बाद एक मॉक्स देने शुरू कर देते हो, आपको डिफरेंट opinions मिलते हैं. Sometimes those opinions are actually helpful, but sometimes those opinions might not really go down well with you. तो आपका demotivation level काफ़ी
काफ़ी ज़्यादा हाई हो जाता है। एंड तो मैं ये रेकमेंड करूँगी कि आप पहले अपना डैफ अच्छे से थॉरली प्रिपेयर कर लीजिए और उसके बाद ही अपना पहला मॉक दीजिए। एंड जब आप अपना पहला मॉक देते हो उसके बाद एक हफ्ते का एटलीस्ट टाइम रखिए ताकि आप उसमें एनालाइज कर सकते हैं अपने आप को, उन चीज़ों पे वर्क कर सकते हैं। एंड ऑल्सो व्हेन यू गेट योर ओपिनियंस, व्हेन दोज ओपिनियंस, just ensure that you're not blindly following all of them, because sometimes in the garb of perfection you lose your own original self. And when those people are interviewing you, the UPSC board, when they interview you, they would easily recognize you ki if you're making up things. I mean, a little bit of sensibility is required, which anyone would expect from you, but apart from that, don't try to mold yourself in a very different way just to suit or appease anyone. Keep yourself as you are, original, candid, the way you are, and it would reflect on the day of the interview. So just don't go after perfection or that you have to be a particular way. Just maintain your original self and you will do great in interview, I guess. लेट्स इमेजिन कि कोई अगर स्टूडेंट है जो भी आज उसका डे 1 है यूपीएससी प्रिपरेशन को, उसने स्टार्ट करना है, उसे 1 साल में क्रैक करना है ये एग्जाम, सो हाउ वुड यू स्ट्रेटेजाइज हिज जर्नी? सो डे 1 से पहले तो मुझे ऐसा लगता है कि आपको पहले अपना मोटिव और प्रायोरिटीज़ बहुत क्लियर होनी चाहिए, बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर कि आप इतना टाइम इस प्रिपरेशन को दोगे। बिकॉज क्या होता है ना कि आप प्रिपेयर जब करना शुरू करते हो उस वक्त आप इतने बर्न आउट नहीं होते हो, बट 6-7 महीने जब बीत जाते हैं तो आपको लगता है कि आप क्यों ही हो। तो फर्स्ट थिंग इज़ वेरी इंपॉर्टेंट टू हैव प्रायोरिटी, मोटिवेशन लेवल कि दिस इज़ अ वेरी क्लियर रीजन इन माई हेड दैट दिस इज़ वाई आई वॉन्ट टू अपीयर फॉर दिस एग्जाम। एंड आफ्टर दैट यू हैव दैट क्लैरिटी, यू जस्ट बिगिन विद द फैक्ट कि आपको पहले कितना पता है। So just analyze yourself. If you don't know the basics, you can always start with NCERTs first. If you have some ground knowledge, you can always step up. Like you can go with the standard books, because even Lakshmikant को शुरू करने के पहले you need to have basic understanding of how the constitution is, what is legislative, executive and judiciary. वो सब लक्ष्मीकांत नहीं प्रोवाइड करेगी। तो अगर आपको ये सब पता है, then you can start with the standard books. Once you've started with the standard books that everyone is covering, वो सारा information I think बहुत easily available हो जाता है आपको इंटरनेट पे, एंड आप वहाँ से different sources देख सकते हो, और there's a lot of guidance available. काउंसलिंग आप ले सकते हो कि कौन सी चीज़ कौन सी बुक्स से शुरू करना है, कौन कौन से resources पढ़ने हैं, and after that when you cover those resources, you just have to revise them multiple times, and mock tests are there. So I mean, just go step by step. Some people, what they do is they tend to ask what is a long term strategy. Like if they have if they're on the day 1, they would always ask, how would I prepare for interview, how would I prepare for means. I mean, it's a very wrong question to ask, because if you're climbing a ladder, you can't really see कि मैं 20th ladder कैसे चलूँगा. Just know कि आपको first ladder पे पहले देखना है, and you will eventually, the path will eventually be there for you. So just take one step at a time, and eventually and gradually things will start appearing and they would start making sense to you. So don't get intimidated by this entire journey कि 1 साल भर मुझे ये करना है, ये भी करना है. So you get intimidated. Just take a step by time and rest will follow. हमने बहुत सारी स्ट्रेटेजी और पढ़ाई की बातें कर ली. Let us start with a very fun round. हमारा कैमएलटी का एक बहुत फन राउंड होता है, दैट्स रैपिड फायर राउंड. ओके, सो लेट्स स्टार्ट विद द रैपिड फायर राउंड. वी हैव few questions for you. If you could know the absolute and total truth to one question, what question would you ask? How does UPSC mark in interviews? What do they look for? Okay. What job would you be absolutely horrible at? IPS, just like I told you now. What movie has everyone else seen and you haven't? I'm not sure, because for the past 2 years I haven't seen any movie. Oh. So. Any of the movie you wish to see? Right now? Not new movie, but I'm a Harry Potter fan, so I would revisit those movies again and again. What's your favorite character in Harry Potter? Hermione. Is there any app that you hate a lot but you use it anyways? Instagram right now.
When things break, do you prefer to fix them up or you replace them? What can be fixed should be fixed for me. But when things go beyond repair, you have to replace them because you have no choice. What is the one food that you would never give up? Maggie. And what's your favorite food? Food, I mean, I like North Indian food a lot, but I can never give up on Maggie. What is your dream job and what makes it so amazing about? Oh, so the job that I've got into, IAS has always been my dream job for very long that I can think of. And it is amazing because of the kind of opportunities that it provides. It gives you so many opportunities to make difference to, I mean, so many people. And especially when you go up in the hierarchy, you can make difference to, I mean, God knows how many people, and you can, transform their lives. And that is such a great opportunity that I feel so blessed to have finally got into it, and I look forward to it. What is the one thing that you learned new in last 1 year? I learned a lot of things. In fact, this journey has really transformed me as a person. What I've learned is patience and resilience on top of everything, that it's okay to fail as long as you go back, analyze, and just you need to get up I mean, every time you fail or you go down. So resilience is very, very important thing that I've learned. Is there any one thing you want to change in your whole life journey as of now? No, I wouldn't. Okay. And where do you see yourself in next 10 years? um, I think I would be working somewhere, making difference to the lives of the people. Well, wherever I'm posted, wherever I'm working, I do not know much about this service in detail, but I think I would be working more for the people itself, like working on their problems. That's how I see. What is the importance of your peer group in your life? Oh, it has been really important. So I have a very small peer group, and I intend to keep it that way. And they've always been my pillar of support. Like I would fight with them, and yet I go and cry with them. What is the one thing which you feel that all the people can do it very easily, but it's very difficult for you to do it? Chatting and Instagram, like putting up stories and being very candid about it. But I am struggling with it because I don't use social media a lot. It was a very fun rapid fire round with you, and I also hope that you also loved it, you also enjoyed it. Absolutely. And how was your experience with CTWT? It was one of the most fun because I enjoyed the conversation throughout, and I think it was very candid. So I thoroughly enjoyed this. And we have a very small gift for you. Oh, Thank you for joining us. thank you so much for having me. What one thing you want to address to our aspirants? I think I've said it, I think in this interview, but I'll say this once more because that is very important that everyone know this, because I learned this very thing during this entire preparation, is that you are very unique in this exam. So now that the results are announced and there are so many toppers, everyone is giving their own strategies, they're sharing their own journey. So do not glorify any one particular strategy or do not try to copy anyone. Because when we do that, we tend to become very mechanical in our way. Because when we become mechanical, we tend to lose out a lot on our originality, what is so unique in us, what is so, what our strengths are. So I would just suggest that learn as much as you can, learn from the mistakes that we have made, and try to make new mistakes, and try to focus more on self-analysis where you are lacking behind, and just craft your own strategy, because that is very important. You know yourself more than anyone else, more than any teacher or any topper. So just analyze your own path journey in this exam, and don't take a lot of pressure on your head. Just enjoy this process and give your 100%. I mean, even if you do not qualify, there shouldn't be any regret that you did not give enough. So I mean, just keep doing great. And this exam is not really about a 1 year journey, but
step by step process. So if you do it in a very gradual way, it can turn out to be very beautiful. So at the end, we would love if you will tag a topper. Okay, that's very difficult because a lot of toppers have helped me throughout this journey. But one specific name I would take is Shruti Sharma, who got rank 1 last year. So, she was from the same batch at Delhi School of Economics with me. I mean, we never met in person, but when she qualified, and I remember very vividly, I was still preparing for for prelims last year. And when it came on a group that she qualified and she got such a beautiful rank, it gave me a different inspiration of sort. And I realized that if she can do it from amidst us, I mean, we all can do it. And it gave me so much hope, faith in myself, that was incomparable. And when I see her, I feel so proud of her. So she's always going to be an inspiration to me, I think, in the times to come. Yes. So it was very amazing session with you. Same. And all of the aspirants must have learned a lot. I really hope so. And thank you for joining us. Well, thank you for having me. So guys, it was a very amazing session. And I hope कि आप लोगों को एक चीज़ तो समझ आ गई होगी. What is the importance of self-study in your UPSC preparation? Thank you for joining us. We will see you in our next session of Camel TV Toppers, an initiative by Unacademy. Thank you.